ये स्टोरी बेसिकली एक विलेज अकाउंटेंट के बेटे की है जिनका नाम है रंगा, जो कि अपनी स्टडीज के लिए बैंगलोर सिटी गए थे। और उनके विलेज में ऐसे बहुत ही रेयर लोग थे जो बाहर पढ़ने के लिए गए थे, जिसमें रंगा 6 महीने तक बैंगलोर सिटी में अपनी स्टडीज के लिए रहे थे। और ये स्टोरी तब की है जब वो वापस आ जाते हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में ऑथर एक कन्वर्सेशन बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं रीडर और अपने बीच में, जिसमें वो बहुत ही इनफॉर्मल टोन में स्टार्ट करते हैं कि आखिर उन्होंने इस स्टोरी का नाम रंगाज मैरिज ही क्यों रखा, बल्कि वो इसकी जगह पर कोई फैंसी टाइटल भी रख सकते थे, जैसे कि जगन्नाथ विजया या गिरिजा कल्याणा। फिर ऑथर कहते हैं कि पर ये इनकी स्टोरीज नहीं है, जैसे कि ये जगन्नाथ की विक्ट्री की स्टोरी नहीं है या फिर ये गिरिजा की वेडिंग की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये उनके विलेज के ही एक लड़के जिसका नाम है रंगा, उसी की मैरिज की स्टोरी है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है रंगाज मैरिज। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि उनके विलेज का नाम था होशाहली। और ऑथर ये भी बताते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि इस विलेज के बारे में कोई नहीं जानता है। वो ये तक कहते हैं कि जो इंग्लैंड के साहिब इस प्लेस को, मतलब इंडिया को रूल करते थे, उन्हें भी नहीं पता होगा कि ऐसी कोई प्लेस एग्जिस्ट भी करती है उनकी टेरिटरी के अंदर, और इसीलिए वो इस प्लेस का कोई मेंशन नहीं करते हैं। साथ ही में ये लोग एक फ्लॉक ऑफ शीप की तरह है, मतलब जैसे कि एक शीप जब एक गड्ढे में गिर जाती है तो जो दूसरी शीप होती है वो भी उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करती है और वो भी एक गड्ढे में कूद जाती है, जिसे हम भेड़ चाल कहते हैं। वैसे ही जब इंग्लैंड के उन साहिब्स ने और जोग्राफर्स ने इस प्लेस को इग्नोर कर दिया, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक कैटोग्राफर से, जो कि मैप को बनाते हैं, कि वो इस विलेज को एक मैप पर प्लेस करे। इसीलिए किसी भी मैप पर ये विलेज फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ऑथर वापस से एक कन्वर्जिंग टोन में कहते हैं और बहुत ही इनफॉर्मल वे में कहते हैं कि सॉरी, मैंने कहीं और स्टार्टिंग की थी इस स्टोरी की, पर फिर मैं कहीं और चला गया। और फिर वो ये भी बताते हैं कि जैसे कि पूरे भारतवर्ष के लिए मैसूर स्टेट है, एक फेस्टिव मील के लिए एक स्वीट होती है, वैसे ही मैसूर स्टेट के लिए होशाहली विलेज है, जैसे कि एक फिलिंग होती है करिगदाबू की, जो कि एक साउथ इंडियन स्वीट है। इसमें ऑथर कहना चाहते हैं कि होशाहली भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसा कि एक स्वीट में उसकी फिलिंग होती है। और फिर ऑथर कहते हैं कि शायद आपको इस बात पर यकीन न हो, पर यह बात बिल्कुल सच्ची है, होशाहली बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है। और फिर ऑथर इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि सिर्फ मैं ही होशाहली के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं कहता हूँ, बल्कि हमारी विलेज में एक डॉक्टर है जिनका नाम है गुंडा भट्टा, वो भी मेरी इस बात से अग्री करता है कि होशाहली एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट जगह है। वो बहुत सारी प्लेसेस पर गया है जिसके बेसिस पे वो ये कह सकता है। पर कोई भी अगर उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो इंग्लैंड गया है, तो वो कहता है नो अनाया। अनाया का मतलब होता है एक रिस्पेक्टफुल टर्म जो बेसिकली हम एल्डर्स के लिए यूज करते हैं। और फिर ऑथर कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ टाइम में बहुत कम प्लेसेस ही देखी हैं, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि विलेज बहुत अच्छा है, पर एक्चुअल में वो बहुत सारी प्लेसेस पर गए होते हैं। इसके बाद ऑथर अपने विलेज के एक मैंगो ट्री के बारे में बताते हैं, जिसमें वो एक इंसिडेंट शेयर करते हैं कि एक बार वो उस मैंगो ट्री से कुछ मैंगोज अपने घर पर ले गए थे और उसके बाद उन्होंने उसकी चटनी बनाई, और जब उनके घर वालों ने उसे खाया तो सबको बहुत बुरी तरीके से कफिंग होने लग गई। और जब वो डॉक्टर के पास गए थे तब डॉक्टर ने उन्हें इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया था। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सिर्फ ये मैंगो ही स्पेशल नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पर एक विलेज पॉन्ड में एक क्रीपर भी है और उसके फ्लावर्स बहुत सुंदर हैं। पर उसकी अगर आप कभी भी वहां पर जाएंगे और उसके वहां से उस क्रीपर की सिर्फ 2 लीव्स अगर अपने घर भी ले आते हैं, तो ऑथर बताते हैं कि फिर उन्हें अपने आफ्टरनून मील के लिए सर्व करने के लिए लीव्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब है, जैसा कि हम जानते हैं कि साउथ इंडियन विलेजेस में लोग लीव्स को यूज करते हैं प्लेट्स की तरह, तो इसमें ऑथर कहना चाहते हैं कि उस क्रीपर की लीव्स इतनी बड़ी थी कि वो आराम से उन्हें प्लेट्स की तरह यूज कर सकते थे अपनी आफ्टरनून मील में। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि अब शायद आपको लग रहा होगा कि मैं अपने विलेज के बारे में बहुत ज्यादा ही बातें कर रहा हूँ, और अगर आपको इस विलेज की इतनी स्पेशलिटीज के बारे में विश्वास नहीं हो रहा हो, तो आप हमारे विलेज को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी जगह को अगर आपको अच्छे से जानना हो तो सबसे अच्छा तरीका है उसे विजिट करना। तो यहाँ तक की स्टोरी में ऑथर हमें अपने विलेज के बारे में बताते हैं। इसके बाद ऑथर हमसे कुछ इंसिडेंट्स शेयर करते हैं कुछ 10 साल पहले के, जिसमें वो बताते हैं
कि 10 साल पहले इस विलेज के लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी और जो विलेज अकाउंटेंट थे वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने इतना करेज दिखाया कि वो अपने बेटे को बैंगलोर भेज सके अपनी आगे की स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए। पर अब 10 साल बाद सब कुछ बदल चुका है। अब यहाँ पर विलेज में बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते हैं और हॉलीडेज के टाइम पर यूजुअली लोगों को आप स्ट्रीट पर इंग्लिश में बात करते हुए देख सकते हैं। और फिर ऑथर बताते हैं कि जब पहले के टाइम में कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता था और कोई भी इंग्लिश वर्ड्स को यूज नहीं करता था, बल्कि सब कन्नड़ में ही बातें करते थे जो कि उनकी लैंग्वेज थी। पर अब ये बहुत ही डिस्ग्रेसफुल है कि सब अपनी लैंग्वेज को छोड़कर इंग्लिश पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बाद ऑथर एक इंसिडेंट शेयर करते हैं कि एक बार जब वो रामा राव के घर पर थे तब उन्होंने एक फायरवुड का बंडल खरीदा और रामा राव के जो बेटे थे वो उस बंडल के जो पैसे थे वो देने के लिए गए। और जब उन्होंने उस वुमेन से पूछा कि ये बंडल कितने का है तो उन्होंने उस वुमेन ने रिप्लाई किया 4 पाइस। और उसके बाद रामा राव के बेटे ने रिप्लाई किया कि उनके पास चेंज नहीं है और वो अगले दिन पर आ जाएं। पर उस वुमेन को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर इस वर्ड चेंज का मतलब होता क्या है। और ऑथर ये भी बताते कि उन्हें भी इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया था जब तक वो अगले दिन रंगा के घर पर जाकर उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इससे ऑथर हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि उस टाइम पर इंग्लिश जो थी वो इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी उनके विलेज में और ज्यादा लोग इंग्लिश के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और तब जब रंगा बैंगलोर से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करके घर वापस आया था तो एक बहुत बड़ा इवेंट था उनके विलेज का। जो लोग थे वो दौड़ते हुए उनके घर के डोर स्टेप पर पहुंच गए थे और रास्ते में आते हुए वो कुछ फ्रेजेस को यूज कर रहे थे, जैसे कि अकाउंटेंट का बेटा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके वापस आ गया है, जो लड़का बैंगलोर गया था वो वापस आ गया है, या फिर रंगा आ चुका है चलो उसे देखकर आते हैं। इस टाइप के फ्रेजेस को यूज करते हुए जो लोग थे वो सभी रंगा के घर के बाहर पहुंच गए थे। और जब ऑथर ने देखा कि इतनी सारी क्राउड वहां पर खड़ी है तो वो भी वहां पर चले गए। और इतने सारे लोगों को देखकर रंगा जब बाहर निकलता है तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सभी लोग रंगा को देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि 6 महीने बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वो 6 महीने पहले था। उसके बाद जैसे ही रंगा बाहर आता है एक ओल्ड लेडी उनके पास जाती है और उनके चेस्ट पर अपना हाथ रखती है और कहती है कि जनेऊ अभी भी वही है और वो अभी तक अपनी कास्ट को नहीं भूला है। ये बेसिकली एक थ्रेड होता है जो कि ब्राह्मण्स पहनते हैं। और फिर वो वुमेन जैसे ही वहां से जाती है रंगा को हंसी आ जाती है और जैसे ही लोगों को रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो पहले था, उसके पास वही सेम हैंड्स हैं, वही आईज है, वही नोज है, वो क्राउड भी बहुत देखते ही देखते बहुत जल्दी वहां से गायब हो गई। और जैसे ही वो क्राउड वहां से चली गई तब ऑथर रंगा के पास जाकर पूछते हैं कि तुम कैसे हो रंगा अप्पा। और तभी वो पहला टाइम होता है जब रंगा नोटिस करते हैं कि ऑथर वहीं पर है। उसके बाद वो ऑथर को नमस्कार करते हैं काफी रिस्पेक्टफुल वे में और कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी ब्लेसिंग्स के कारण। वो बताते हैं कि रंगा काफी अच्छी तरीके से जानता था कि उन्हें कैसे दूसरे लोगों से बातें करनी है जिनसे दोनों को एडवांटेज हो, कैसे पीपल की वर्थ को सही तरीके से देखा जाता है और इस तरीके के बारे में बताते हैं। इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने जब उन्हें नमस्कार किया तो किसी प्रेजेंट डे के लड़के के जैसे नहीं किया था, बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े होकर या फिर आसमान की तरफ देखते हुए, बल्कि उन्होंने काफी अच्छे तरीके से बेंड होकर उनके फीट को टच किया और अच्छे से उन्हें नमस्कार किया। और उसके बाद वो थोड़ी देर बात करते हैं और फिर ऑथर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि उस दिन के समय में रंगा उनके घर पर आते हैं कुछ ऑरेंजेस को लेकर। और फिर जब ऑथर उन्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कितना जनरस और कितना अच्छा लड़का है, ये कितनी अच्छी बात होगी उसे शादी करके सेटल होते हुए देखते हुए। और फिर ऑथर बताते हैं कि थोड़ी देर रंगा से बात करने के बाद वो रंगा से पूछते हैं कि तुम कब शादी करने वाले हो। तभी रंगा कहता है कि वो अभी शादी नहीं करने वाला है। तब और जब ऑथर पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो वो कहता है कि वो अपने लिए एक सही लड़की ढूंढना चाहता है। और वो ये भी बताता है कि उनके वहां पर एक ऑफिसर है जो अपने 30 की एज में जाकर उन्होंने शादी की थी, वो भी एक 25 ईयर ओल्ड की एक लेडी के साथ, और वो अब दोनों काफी अच्छे से बात कर सकते हैं। इससे एक एग्जाम्पल लेते हुए रंगा कहते हैं कि अगर सपोज वो एक बहुत ही यंग लड़की से अगर शादी कर भी लेते हैं तो हो सकता है कि वो उनसे ढंग से बात नहीं कर पाए। हो सकता है कि वो जब अच्छे से बात करे तो उन्हें लगे
कि वो उनसे एंगर में बात कर रहे हैं। इसके कारण काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है, इसीलिए वो तभी मैरी करना चाहते हैं जब उन्हें एक मैच्योर गर्ल मिल जाएगी, और तब तक वो बैचलर ही रहना पसंद करेंगे और इसीलिए वो अभी शादी नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद नरेटर पूछते हैं कि क्या कोई और कारण है जिसके कारण वो मैरी नहीं करना चाहते हैं। तब रंगा उन्हें कहते हैं कि एक आदमी को सिर्फ उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो एडमायर कर सके, और एक मैन तभी एक लेडी को एडमायर कर सकता है जब वो मैच्योर हो, न कि जब वो बहुत ही यंग हो और उसे कोई भी काम ढंग से नहीं आता हो। और इसके बाद कुछ देर तक रंगा और नरेटर के बीच में और बातें होती है, और इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, और बचे हुए चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें।